मैं आपका विनोद शिकरवार और आज हम एक नई वीडियो को लेकर के फिर आए हैं और काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे मैं आप लोगों को वीडियो अवेलेबल नहीं करा सका, जिसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। कुछ परेशानियों के चलते मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। आज हम अभिप्रेरणा टॉपिक का ही अगला भाग लेकर के आ रहे हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में 4 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत बिल्कुल अपडेट हैं और इन थ्योरी के बारे में बिल्कुल अपन को अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। सिद्धांत कौन कौन से पढ़ेंगे? आज अपन 4 थ्योरी पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। और दूसरा जो अपना मोटिवेशन थ्योरी में अपना उपलब्धि अभिप्रेरणा के बाद मैकग्रेगर का एक्स एंड वाई थ्योरी मोटिवेशन की, मैकग्रेगर की। इसके बाद जो अपनी थर्ड थ्योरी के बारे में जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मैकग्रेगर की थ्योरी के बाद, इसके बाद अपन मोटिवेशन की जो 2 नीड्स थ्योरी है, जो 2 नीड्स थ्योरी मुर्रे की है, उस थ्योरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे यानी। और जो चौथे नंबर की जो अपन थ्योरी है वो अपनी है एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे यानी सेल्सबरी, मेल्मो और कहने का मतलब लिंडसे की जो थ्योरी है। और जो 5वें नंबर की जो अपन थ्योरी है अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी यानी विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। यानी 5 सिद्धांतों के बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों से कहना चाहूँगा, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। इतना काम करना ना भूलें। बस हम आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप हमें एक छोटा सा सहयोग बस इतना ही देते रहिए जिससे हमारा हौसला बना रहेगा और हम YouTube पर आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दे सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ इसी के साथ अचीवमेंट मोटिवेशन यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आज जो अपना सिद्धांत है, पहला सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में देखें तो अपने एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डेविड सी मैक्लीलैंड। डेविड सी मैक्लीलैंड के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आपसे पूछा जाए तो 1961 में यानी सन 1961 में। सबसे पहले मैं इसके जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। डेविड सी मैक्लीलैंड ने 1961 में उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसे अपन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं, जिसको अपन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी कहा जाता है, इसको डेविड सी मैक्लीलैंड के द्वारा दिया गया था। और इसी सिद्धांत में 1978 में एटकिंसन ने भी काम किया था। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है भाई कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में डेविड सी मैक्लीलैंड, ज़्यादातर डेविड सी मैक्लीलैंड एंड एटकिंसन ये दोनों साथ होते हैं, पर लेकिन कई एग्जाम्स में ऐसा देखा जाता है कि मैक्लीलैंड नहीं होता है तो एटकिंसन को ओनली वो दे देता है। तो उसी आधार पर अपन को ऑप्शन का चुनाव करना है। और इस थ्योरी को बाद में जाकर के डेविड सी मैक्लीलैंड के दो शिष्य थे, 2 चेले थे इनके, उनका नाम है फोदर एवं फीदर। फोदर एवं फीदर नामक 2 भाइयों ने डेविड सी मैक्लीलैंड के इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, अचीवमेंट मोटिवेशन। हाँ दोस्तों, यानी सबसे पहली बात क्या है कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है? तो डेविड सी मैक्लीलैंड के द्वारा यह थ्योरी दी गई है। 1978 में एटकिंसन ने इस थ्योरी पर काम किया था और आगे जाकर के फोदर एवं फीदर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आप लोगों को मुख्य बिंदु की ओर लाऊंगा। मुख्य बिंदु क्या है अपना? देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य किससे है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य
सर्वोत्कृष्ट, यानी कहने का मतलब है सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने से है, यानी उपलब्धि को प्राप्त करने से है, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य किससे है, यानी जब बच्चा सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उस सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं अचीवमेंट मोटिवेशन का योगदान होता है। तो अब इस सिद्धांत को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये सारी थ्योरी बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगी। यानी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य किससे है, यानी सर्वोच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना या सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करना उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य कहलाता है। ठीक है क्या दोस्तों? तो गाइज उपलब्धि अभिप्रेरणा का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा अचीवमेंट मोटिवेशन का। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर मैं दो ग्रुप बनाऊँगा, यानी कहने का मतलब दो लड़के हैं, यानी एक है अपना फर्स्ट चाइल्ड और एक है अपना सेकंड चाइल्ड, एक है अपना फर्स्ट चाइल्ड, एक है अपना सेकंड चाइल्ड। देखिए एक ये चाइल्ड है, इसको मैं पढ़ाऊंगा अचीवमेंट मोटिवेशन, एएम का मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन के थ्रू, और एक सेकंड चाइल्ड है उसको मैं जो इंडिया का नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू पढ़ाऊंगा। यानी यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बच्चा है उसको हम अचीवमेंट मोटिवेशन के थ्रू पढ़ाएंगे और एक बच्चा है जिसको हम नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में लागू है, इंडिया के सारी स्टेट्स में जो स्टेट हैं उनमें लागू है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, उसके थ्रू पढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन में क्या करेंगे कि अचीवमेंट मोटिवेशन में ये जो लड़का है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। इस लड़के को मैंने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, ये 6 मैं आपको ईंटें दे रहा हूँ, ये 6 ईंटों को आप उठाइए। अब इस बच्चे की क्षमता 6 ईंटों की है। ध्यान से सुनना उदाहरण को, उदाहरण में सारा राज छुपा हुआ है। यानी इस बच्चे की क्षमता भी कितनी ईंट उठाने की है? 6 ईंट उठाने की है। अब इस बच्चे को 6 ईंटें उठाने के लिए दी गई तो उसने उठा दी, तो हमने उसको फिर क्या किया, अरे शाबाश बेटा तू तो बहुत अच्छा है, तूने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर लिया, बहुत आगे तक जाएगा। यानी उसकी हमने इस तरीके से प्रशंसा की, यानी जो ऐसा एक रेनफोर्समेंट मिला, यानी एक ऐसा फीडबैक मिला उसे जो अगली क्रिया को जन्म देगा। उसके बाद हमने क्या किया, उस बच्चे से बोला कि बेटा ये 8 ईंट हैं, इनको भी उठाओ। 6 के बाद हमने 8 दी। अब क्या है कि बच्चे को ये 8 ईंटें उठाने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पहले 6 ईंटें उठाई हैं, उनमें उसको जो पुनर्बलन मिला है वो 8 ईंटों को उठाने में बहुत आसानी करेगा। उसके बाद इसने 8 ईंटें भी उठा दी। अब हमने और प्रशंसा की, बेटे तुम तो एक्सीलेंट हो, बहुत अच्छे हो, जीनियस हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर लेते हो, आप तो बहुत मेहनती हो। तो फिर क्या हुआ कि अगली शिफ्ट में उस बच्चे को अगले टाइम नेक्स्ट टाइम हमने 10 ईंटें दी उठाने के लिए, तो वो बच्चे ने 10 ईंटें भी उठा दी। तो हमने क्या किया और उसकी बड़ाइयाँ करना प्रारंभ कर दी, प्रशंसा के पुल बांध दिए। तो वो बच्चा क्या है, ये मान के चलो एकदम से अपने अंदर उसके हौसले बुलंद हो गए। और कहने का मतलब है उससे कहा बेटा तूने 3 सफलताएं प्राप्त कर ली, 6 ईंटों को उठाया, 8 ईंटों को उठाया और 10 ईंटों को भी उठा दिया। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि तू तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत ताकतवर है। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये शब्द इस बच्चे को, फर्स्ट चाइल्ड को जो काम कर रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कहने का मतलब है उपलब्धि अभिप्रेरणा का, यानी अभिप्रेरणा का काम कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट का काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि 3 स्टेप में तो इसने इन ईंटों को उठा दिया। जो लास्ट फाइनल स्टेप आया, इस बच्चे को 12 ईंटें दी गई। यानी क्षमता इसकी कितनी थी? क्षमता इसकी कितनी थी? क्षमता इसकी कितनी थी? 6 ईंटों की। अब इसको टास्क कितनी ईंटों का दिया जा रहा है? 12 ईंटों का दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर इस बच्चे की क्षमता कितनी कर दी? यहाँ पर इस बच्चे की क्षमता 2 गुनी कर दी। अब या तो ये होगा कि 2 गुनी में बच्चा ईंटों को उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता है।
स्वाभाविक सी बात है, यानी या तो ईंटों को उठा लेगा या नहीं उठा पाएगा। अब यहाँ क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के थ्रू यदि अपन इसको समझें तो यहाँ पर देखो इसमें तो क्या है, सफलता छिपी हुई है। अगर वो उठा लेता है तो 12 ईंटों में उसकी क्या होगी, सफलता। इधर 9 में क्या छिपी हुई है, असफलता। अब स्वाभाविक सी बात है, उठाता है तो सफलता है, नहीं उठाता है तो असफलता है। अब यहाँ क्या है कि उस बच्चे को 12 ईंटें उठाने के लिए दी गई, अब उस बच्चे ने नहीं उठा पाई, यानी 9 पर टिक हो गया, यानी उसने 12 ईंटों को नहीं उठा पाया। अब हम टीचर के तौर पर हमने क्या कहा, बेटा कोई बात नहीं है, अगली बार प्रयास करना, मेहनत करना और अच्छा खाना पीना, अगली टाइम तू 12 ईंटें भी उठा देगा, पर फिर भी हम तेरी पीठ थपथपाते हैं, तूने अपनी क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा काम करके दिखा दिया, तेरी क्षमता 6 ईंटों की थी, तूने 10 ईंटों को उठा करके रख दिया, इसका मतलब हमारे लिए तो यही बहुत है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे को ना तो डिप्रेशन हुआ, ना तनाव हुआ और ना ही उसे कोई मानसिक एक तरीके से अवसाद उत्पन्न हुआ। अब यहाँ अवसाद की स्थिति नहीं बनी, बच्चे को ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई। कारण क्या था, क्योंकि हम उस बच्चे को किस माध्यम से उसको समझा रहे थे, किस को लेकर के अपन उसको ट्रैगल कर रहे थे, तो वो था अचीवमेंट मोटिवेशन। वो जो इंडिया का नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, यदि कोई बच्चा है तो उसकी क्षमता, यानी सेकंड चाइल्ड है उसी की एज का, तो उसकी क्षमता 6 ईंट उठाने की है, तो 6 ईंट उठाने की उसकी क्षमता है, तो उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 ईंट उठाने के लिए दे देंगे। और 12 दे देंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है, अपने से 2 गुना नहीं कर पाएगा, या तो स्टेप बाई सीढ़ी करना सिखा दे। अब वो नहीं कर पाएगा तो उसको कहेंगे तू किसी भी मतलब का नहीं है, तू तो बिल्कुल वो है, ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, अवसाद की स्थिति पैदा होती है, यानी तनाव आता है और आत्महत्याएं जैसी घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो अधिकांशतः किशोर और किशोरियां तनाव में आकर के, यानी डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर लेते हैं, यानी आत्महत्याएं सुसाइड जैसी हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, यदि बच्चे को अचीवमेंट मोटिवेशन के थ्रू लर्निंग कराई जाए, इसके थ्रू, तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। यानी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में सीधा का सीधा वजन लाद दिया जाता है और बाद में बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये सिद्धांत से हमें 3 बातें सीखने के लिए मिली कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या करता है, बालक की क्षमताओं को बढ़ाता है। पहला पॉइंट क्या निकला, बालक की क्षमताओं को विकसित करता है। वास्तविक क्षमता 6 थी, उपलब्धि अभिप्रेरणा के द्वारा क्षमता उसकी 10 तक हो गई, क्षमताओं को बढ़ाता है। मैं दूसरा पॉइंट इसका निकालना चाहूँ, पहला क्षमताओं को बढ़ाता है, यदि मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकालना चाहूँ तो क्षमताओं के बाद में यानी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यानी बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन थी उसको भी बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला, उसको भी बढ़ावा मिला। सबसे अच्छा बिंदु जो इस सिद्धांत का समझने योग्य है, उसको समझना जरूरी है कि ये जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, ये जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, ये बच्चे को जिस तरीके से वो सफलता स्वीकार करता है, उसी तरीके से असफलता को भी स्वीकार करना सिखाता है। यानी तीसरी बात क्या निकल करके आई, यानी जिस तरीके से बच्चा सफलता को स्वीकार करता है, उसी तरीके से ये बच्चे को असफलता भी स्वीकार करना सिखाता है। कौन, अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा गाइज। यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उपलब्धि को प्राप्त करना ही या सफलता को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। यानी विपरीत परिस्थितियां थी या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, यहाँ पर बच्चे ने सफलता को प्राप्त किया, तो ये क्या था, अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, क्या उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो गाइस आई होप ये थ्योरी आपको जरूर समझ में आई होगी। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आपसे कभी भी पूछा जाता है इस थ्योरी से क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं कि अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था एटकिंसन के द्वारा। आपसे कभी भी ये पूछता है
कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है, AM मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन, इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। ध्यान रखना वो है टैट विधि, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। टैट के द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। गाइस ये उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात थी। अब मैं लास्ट बात पर चर्चा करूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यानी इसको अपन बोलते हैं भव्यता या उत्कृष्टता, भव्यता या उत्कृष्ट बोलते हैं अपन, का अनुसरण या की ओर जाना। बस अगर उपलब्धि अभिप्रेरणा को समझना है तो आपको एक लाइन याद रखनी है, बस केवल इंग्लिश वर्जन पकड़ना है। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज द अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, यानी ऐसे कार्य जिनमें हम भव्यता की ओर जाएं या उत्कृष्टता की ओर जाएं या ऊंचाइयों की ओर जाएं, जिन कार्यों को करने में वो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस यानी भव्यता की ओर जब हम जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। तो गाइज ये थी उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित बातें। इसके बाद मैं 2 प्रश्न लिखूंगा बोर्ड पर और 2 सिद्धांत क्लियर करवाऊंगा, 2 प्रश्नों के माध्यम से अगले 2 सिद्धांत। देखिए पहला प्रश्न मैं लिखता हूं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, मैकग्रेगर के एक्स व वाई सिद्धांत में, मैकग्रेगर के एक्स व वाई सिद्धांत में सकारात्मक है। मैकग्रेगर के एक्स व वाई सिद्धांत में सकारात्मक है। पहला ऑप्शन है गाइज एक्स, यानी कौन सा भाग सिद्धांत में कौन सा भाग सकारात्मक है, यानी 2 भाग हैं मैकग्रेगर के एक्स वाई सिद्धांत में। पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स व वाई, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी यहां पर मैंने एक प्रश्न क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न से मैं अगले सिद्धांत को क्लियर करवाऊंगा। प्रश्न क्या है कि मैकग्रेगर के एक्स व वाई सिद्धांत में कौन सा भाग सकारात्मक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है एक्स व वाई सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले थे मैकग्रेगर। तो मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा के लिए 2 भाग बताए, एक भाग को उन्होंने एक्स बोला, दूसरे को बोला वाई। तो आपको याद रखना है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर एक्स और वाई 2 भाग हैं। अब हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा भाग सकारात्मक है और कौन सा भाग नकारात्मक है। तो पहली बात तो यह है कि अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा के एक्स व वाई सिद्धांत के अंतर्गत एक्स व वाई 2 भागों को बताया गया है, जिसमें से एक्स भाग है वो नकारात्मक है और वाई भाग है वो कैसा है, सकारात्मक है। तो याद रखना इस तरीके का कभी भी प्रश्न आता है, एक्स व वाई भाग में कौन सा सकारात्मक है कौन सा नकारात्मक है। और वैसे तो आप भी जानते हो भाई साहब कि एक्स और वाई इनमें से नकारात्मक और सकारात्मक को पकड़ना है। तो याद रखना एक्स कैसा होता है, नकारात्मक। एक्स कोई हो, या तो एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो, तो वो नकारात्मक ही होता है, क्योंकि
एक्स तो नेगेटिव ही होता है, जब भी तो वो एक्स बना है, नहीं तो लाइफ में चलता ही रहे, क्योंकि एक्स कैसा है, नकारात्मक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ही नकारात्मक होता है, ठीक है क्या, तो वो याद रखना। तो एक्स कैसा है, नकारात्मक। यहाँ एक्स से समझ लेना कि एक्स तभी बनता है वो जब वो नेगेटिविटी होती है उसके अंदर। तो यहाँ मैकग्रेगर का अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत है, वो यहाँ पर उसमें जो वाई भाग है वो सकारात्मक है और जो एक्स भाग है वो कैसा है गाइस, नकारात्मक है, याद रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखूंगा, उसी क्वेश्चन के माध्यम से सिद्धांत भी क्लियर कराऊंगा। अभिप्रेरणा के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में, अभिप्रेरणा के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में कौन सी आवश्यकताओं को बताया है, कौन सी आवश्यकताओं को बताया है। पहला ऑप्शन है दैहिक व मनोवैज्ञानिक, दैहिक व मनोवैज्ञानिक। दूसरा ऑप्शन है दैहिक व वातावरणीय। तीसरा ऑप्शन दैहिक व सामाजिक। चौथा ऑप्शन दैहिक व भौगोलिक, दैहिक व भौगोलिक। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात, ये अपडेट थ्योरी थी। अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत किसका है, ये अपडेट थ्योरी थी और ये भी अपडेट है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, इससे पहले मैंने अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पढ़ लिया, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत पढ़ लिया जो कि वर्ग 2 में पूछा जा चुका है। अब हम अभिप्रेरणा का द्वि आवश्यकता सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि अभिप्रेरणा का जो द्वि आवश्यकता सिद्धांत है इसे अपन टू नीड्स थ्योरी भी बोलते हैं, टू नीड्स थ्योरी। याद रखना कि जो मोटिवेशन की टू नीड्स थ्योरी है, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, तो यहाँ याद रखना मुर्रे। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिप्रेरणा का द्वि आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो अभिप्रेरणा का द्वि आवश्यकता सिद्धांत मुर्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखना कि मुर्रे ने कौन कौन सी आवश्यकताओं को अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। तो जो वो टू नीड्स हैं वो कौन कौन सी दो नीड्स बताई हैं। पहली नीड्स है जिसको उन्होंने बताया फिजियोलॉजिकल, एवं दूसरी बताया साइकोलॉजिकल। देखो फिजियोलॉजिकल जिन्हें अपन बोलते हैं दैहिक आवश्यकताएं, और साइकोलॉजिकल जिन्हें अपन बोलते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। यानी फिजियोलॉजिकल दैहिक और दूसरी आवश्यकताएं कौन सी बताई हैं इन्होंने, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं बताई हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभिप्रेरणा के द्वि आवश्यकता सिद्धांत, ये हमने पहली बार सुना हुआ है। तो अभिप्रेरणा का द्वि आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है टू नीड्स थ्योरी मोटिवेशन की, तो ये मुर्रे के द्वारा दी गई थी। अभिप्रेरणा के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में कौन कौन सी आवश्यकताओं को माना गया है, तो पहली है दैहिक, दूसरी है मनोवैज्ञानिक यानी फिजियोलॉजिकल, और दूसरी आवश्यकता मानी है इन्होंने साइकोलॉजिकल। याद रखना दोनों ही आवश्यकताओं की शुरुआत पी से है, यानी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक। अगर डीपली और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी टू नीड्स थ्योरी के अंतर्गत मुर्रे ने फिजियोलॉजिकल यानी दैहिक आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताई है, तो आपको याद रखना है जो दैहिक आवश्यकताएं हैं, तो इन दैहिक आवश्यकताओं की संख्या इन्होंने बताई है 28 और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संख्या इन्होंने बताई है 12। तो टोटल यहाँ पर कितनी आवश्यकताएं हो गई, टोटल यहाँ पर 40 आवश्यकताएं हैं। तो याद रखना कि अभिप्रेरणा के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में कुल कितनी आवश्यकताएं हैं, तो कुल आवश्यकताओं की संख्या कितनी है 2, यानी उसमें 2 भी होगा
और 40 भी होगा, कुल शब्द आता है तो कुल 40 आवश्यकताएं हैं। इसमें से दैहिक आवश्यकताओं की संख्या कितनी है? 28। साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संख्या कितनी है? 12। याद रखना। तो आई होप दोस्तों ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। यानी मैं इस वीडियो में 3 सिद्धांत करवा चुका, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी थी मोटिवेशन की एक्स एंड वाई थ्योरी, और इसकी जो 3rd नंबर की थ्योरी थी मोटिवेशन की 2 नीड्स थ्योरी, जो कि मुर्रे के द्वारा दी गई है। याद रखना दोस्तों, आई होप ये जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं चलता हूँ अभिप्रेरणा के अगले सिद्धांत की ओर। देखिए अभिप्रेरणा का अगला सिद्धांत क्या कहता है, और यहां पर हमको समझना है अभिप्रेरणा का अगला सिद्धांत कौन सा है। देखिए जो अभिप्रेरणा का अगला सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत, एक्टिवेशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो इस सिद्धांत को देने में 2-3 लोगों के नाम हैं। एक है अपना मेलमो, दूसरा है अपना सेल्सबेरी, मेलमो, दूसरा है सेल्सबेरी, और जो तीसरा है अपना लिंडसले, यानी तीसरा है लिंडसले। मेलमो, सेल्सबेरी एंड लिंडसले, ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सक्रियता का सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का, यानी एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सक्रियता सिद्धांत के प्रतिपादकों में नाम कितने लोगों के? 3, मेलमो, सेल्सबेरी एंड लिंडसले। यानी तो मेलमो, सेल्सबेरी एंड लिंडसले ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं, ये सिद्धांत कहता है कि जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मान के चलो ये हमारा क्या है? ये हमारा मस्तिष्क है। देखो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में क्या पाई जाती हैं? विद्युत तरंगें पाई जाती हैं। इस मस्तिष्क में विद्युत तरंगें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई साहब? विद्युत तरंगें पाई जाती हैं। तो इस मस्तिष्क से निकलने वाली जो विद्युत तरंगें होती हैं, ये जो विद्युत तरंगें हैं, ये विद्युत तरंगें मानव व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करती हैं? तो याद रखने वाली बात क्या है कि सक्रियता का सिद्धांत किसकी बात करता है? सक्रियता का सिद्धांत बात करता है कि मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली जो विद्युत तरंगें होती हैं, वो विद्युत तरंगें ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से इफेक्टिव करती हैं, यानी किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? देखिए मस्तिष्क के अंदर तरंगें होती हैं, तो इन तरंगों को मापने के लिए जो लिंडसले थे, यानी लिंडसले को सरकार ने नोबेल पुरस्कार भी इस कार्य के लिए दिया था। यानी लिंडसले ने एक कार्डियोग्राफी यानी ग्राफी का प्रतिपादन किया, जिसे अपन बोलते हैं EEG। देखो ECG अलग होता है, ECG अलग होता है। यहाँ अपना क्या है? EEG का पूरा नाम क्या है? EEG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। यानी जो लिंडसले थे, इन्होंने मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली विद्युत तरंगों की पहचान करने के लिए एक तकनीक का प्रतिपादन किया, जिसे अपन EEG बोलते हैं। ये ECG अपना अलग होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है अपना ECG, ये हृदय की धड़कन को मापने वाला होता है। ECG ये अलग है और ये EEG है। पर लेकिन जो ECG होता है, ECG में जिस तरीके से किसी मरीज की हालत सीरियस होती है, उसे वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, तो क्या है, जो ECG जो मशीन होती है, तो वो डिस्प्ले पर क्या है, इस तरीके की लाइनें चलती हैं। तो इस तरीके की लाइनें चलती हैं। जब ये लाइनें रुक जाती हैं, मान के चलो ये लाइन सीधी हो जाती है, तो अपन क्या लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं कि, यानी कहने का मतलब है ये पेशेंट है वो मर चुका। तो वो ECG की बात अलग है। अब यहाँ EEG की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से ECG में जो लाइनें आती हैं,
उसी तरीके से किसी बच्चे के मस्तिष्क की जो विद्युत तरंगें होती हैं उनको मापने के लिए EEG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस EEG टेक्नोलॉजी में होता क्या है, अब इसका मोटिवेशन से क्या संबंध है। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप इस थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, इसका मोटिवेशन से क्या संबंध है। इसका मोटिवेशन से संबंध ये है कि एक बच्चा है, उस बालक को उसके घर वाले बोलते हैं यानी तो आपको क्या है कि कक्षा 11वीं में आकर के गणित विषय लेना पड़ेगा, पर लेकिन वो बच्चा कहता है कि भाई कि मतलब ये है, अब उस बच्चे ने घर वालों के दबाव में आकर के गणित विषय ले लिया, पर लेकिन जब वो बच्चा मैथ सब्जेक्ट ले लेता है लेकिन मैथ सब्जेक्ट में अपना अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाता है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो फिर क्या करते हैं, ये जो EEG टेक्नोलॉजी होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, जैसे कि उसमें हम नोट करते हैं, मान के चलो जैसे कि मैंने नोट करूँगा मैं, तो ये जो तरंगें उसके अंदर उठती हैं इस तरीके की, ये तो यदि ये तरंगें ज़्यादा उठती हैं तो ये मान के चलो उसका रुझान आर्ट सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। अगर ये तरंगें ज़्यादा ऊंचाई में जाने लगती हैं तो ये अंदाज़ा लगा लो कि उसका रुझान यानी उसकी रुचि मैथ सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा है। अब क्या है कि उस बच्चे के जो EEG की गई, तो EEG के अंतर्गत उसकी जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली जो विद्युत तरंगें हैं उनके द्वारा जो EEG में जो रेखाएं उठी, तो वो इस तरीके के साइन आ रहे थे जो कि एक आर्ट सब्जेक्ट की ओर झुकाव को प्रदर्शित कर रहे थे। तो यहाँ से स्पष्ट लगता है कि उस बच्चे की जो अभिप्रेरणा है, जो रुचि है, वो आर्ट सब्जेक्ट में है, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर के उसने क्या कर लिया है, मैथ सब्जेक्ट को ले लिया है। तो ये जो थ्योरी है एक्टिवेशन मोटिवेशन थ्योरी, तो इसमें EEG टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना गाइज। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद आगे की ओर क्या करेंगे, अगला सिद्धांत अभिप्रेरणा का, इस सिद्धांत का नाम है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, देखो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत जिसे अपन अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको अपन अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी बोलते हैं। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत जिसको अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी बोलते हैं, इस सिद्धांत को दिया था सोलमैन व कॉर्बेट के द्वारा। इस सिद्धांत को दिया गया था सोलमैन व कॉर्बेट के द्वारा, विरोधी प्रक्रिया के सिद्धांत को दिया गया था। देखिए सोलमैन एवं कॉर्बेट क्या कहते हैं, सोलमैन एंड कॉर्बेट कहते हैं कि जैसे कि मनुष्य की ज़िंदगी में दो प्रक्रियाएं हैं, मान के चलो दो प्रक्रियाएं हैं, जैसे एक है अपना सुख, और सुख का विपरीत होता है दुख। यानी बच्चे को ऐसा काम दिया जाए जिसमें उसे सुख की प्राप्ति हो, तो मान के चलो ये जो बच्चा है, इस चाइल्ड को, इस बच्चे को क्या है, दो टास्क दिए गए, एक में तो उसे सुख मिल रहा है और दूसरे में उसे क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो ये जो बच्चा है यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इधर की ओर ज़्यादा भागेगा और इधर से क्या होगा, दूर होगा। तो यानी मान के चलो सुख की ओर भाग रहा है। तो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा इस सिद्धांत के अनुसार या व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार सुख के कार्यों में रुचि लेता है, दुख के कार्यों में अरुचि लेता है। यानी दुख के कार्यों से वो बच्चा क्या करता है, दूर भागता है। यानी सुख एवं दुख दो विरोधी प्रक्रियाएं, अपोनेंट प्रोसेस हैं। तो यानी सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहा है और दुख से क्या कर रहा है, दूरियां बना रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है क्या, आई होप दोस्तों ये सिद्धांत आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अगला सिद्धांत लेकर के चलता हूं, जो कि अपना जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस सिद्धांत से लेकर के क्वेश्चन आया था, केवल प्रतिपादक पूछा था। अगला सिद्धांत अभिप्रेरणा का, इस सिद्धांत का नाम है गाइज प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत,
प्रत्याशा का सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रत्याशा का सिद्धांत। तो गाइज प्रत्याशा का सिद्धांत समझने से पहले हमें, इस सिद्धांत को समझने से पहले प्रत्याशा का अपन को अर्थ मालूम होना चाहिए। देखिए प्रत्याशा का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद, किसी चीज़ की उम्मीद या लगन या चाह, जिसे अपन बोलते हैं प्रत्याशा। देखिए एक्सपेक्टेंसी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जो सिद्धांत है प्रत्याशा का सिद्धांत, साइकोलॉजी के अंतर्गत इस सिद्धांत को विक्टर ब्रूम ने दिया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विक्टर ब्रूम। यानी इस सिद्धांत को देने वाले कौन है? विक्टर ब्रूम है, प्रत्याशा का सिद्धांत। अब देखिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, यदि मैं इस थ्योरी को केवल यहीं पर लिख करके छोड़ दूं तो वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई वो नहीं है, पर लेकिन जो पीईवी के वर्ग 2 के हमने पेपर उठाए, उनका एनालिसिस किया, जो पीईवी ने पेपर कराए थे वर्ग 2 के, तो उनमें जो थ्योरियां हैं मोटिवेशन की थ्योरियों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसी थ्योरियां उठाई जो कि काफ़ी बुकों में हमें नहीं मिलती हैं। तो मैं आपको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत बताऊंगा। देखिए ये जो थ्योरी है ये 3 चीज़ों की संबंध की बात करती है। पहली चीज़ है अपनी प्रयास, दूसरी चीज़ है अपनी निष्पादन, प्रयास निष्पादन, और तीसरी चीज़ है प्रतिफल। प्रतिफल यानी प्रयास यानी एफर्ट में बोलना चाहूँ तो एफर्ट के बारे में, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, प्रतिफल यानी इसे अपन बोलते हैं रिवॉर्ड। यानी ये 3 चीज़ों के बारे में बात करती है थ्योरी। यानी इन तीनों के बीच में क्या बिठाती है? रिलेशन बिठाती है, यानी इन तीनों के बीच में संबंध बिठाती है। यानी एफर्ट और परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, यानी कहने का मतलब मेरा यह है प्रयास, निष्पादन एवं प्रतिफल, इन तीनों के बीच ये सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बताता है? संबंध बताता है। अब देखिए प्रयास, निष्पादन एवं प्रतिफल ये चीज़ें होती क्या हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा तो ये मुख्य बात क्या है सिद्धांत के अंतर्गत? प्रयास, निष्पादन, प्रतिफल, यानी एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड। अब देखो मैं बताना चाहूँगा कि तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली यानी इनके बीच संबंध है, तो पहला संबंध किसके अंतर्गत है? प्रयास एवं निष्पादन के बीच संबंध, प्रयास एवं निष्पादन के बीच संबंध। दूसरा संबंध है निष्पादन एवं प्रतिफल के बीच संबंध, और तीसरा संबंध है प्रतिफल एवं व्यक्तिगत लक्ष्य के मध्य संबंध। प्रयास एवं निष्पादन के बीच रिलेशनशिप, यानी एफर्ट एंड परफॉर्मेंस के बीच में जो रिलेशनशिप, यानी परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड के बीच रिलेशनशिप, और रिवॉर्ड्स एंड इंडिविजुअल गोल के बीच रिलेशनशिप, यानी 3 चीज़ों के संबंध के बारे में बात करता है ये सिद्धांत। देखिए प्रयास एवं निष्पादन, देखिए जब इंसान को कोई काम दिया जाता है, मान के चलो कोई एक टारगेट दे दिया, कोई एक टास्क दे दिया, मान के चलो उस बच्चे को 12वीं की परीक्षा देनी है, उसका टारगेट क्या है? या मान के चलो टेट निकालना है। आप बीटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, डीएड वाले हो, तो आपको एक टास्क है भाई टेट निकालना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एफर्ट लगाओगे, प्रयास करोगे, और आप क्या करोगे? जब प्रयास करोगे तो अच्छी क्या आएगी? परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच संबंध है। जब प्रयास करोगे तो अच्छी क्या आएगी? परफॉर्मेंस। जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आप निश्चित ही किसको प्राप्त करोगे? सफलता को। किसको प्राप्त करोगे? सफलता को। तो जो प्रयास करके एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है और अपन सफलता को प्राप्त करते हैं, इसी को अपन शुद्ध क्या बोलते हैं? प्रत्याशा। यानी इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, प्रत्याशा बोलते हैं। याद रखना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। यानी जब प्रयास करेंगे, निष्पादन प्रयास करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा और आपको सफलता मिलेगी, तो ये क्या है? एक्सपेक्टेंसी। अब क्या है कि दूसरा निष्पादन एवं प्रतिफल, जब अच्छी परफॉर्मेंस होगा तो इसका रिवॉर्ड भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। जब किसी कार्य को करने के बाद बंदा जो रिवॉर्ड प्राप्त करता है, अब कार्य करता है
यानी परफॉर्मेंस करता है और क्या लेता है, रिवॉर्ड लेता है। तो परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन दोनों की जो बीच की रिलेशनशिप है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिटी जिसे अपन साधन भी बोलते हैं, और एक्सपेक्टेंसी जिसे अपन प्रत्याशा बोलते हैं। अब याद रखना इन तीनों लाइनों में से अभी पूरी थ्योरी को समझा दूंगा मैं। अब है रिवॉर्ड एंड इंडिविजुअल गोल। देखिए जब अच्छा प्रतिफल मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको क्या है, जो उसने व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य को प्राप्त किया है तो उसमें उसको क्या है, संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, जो कि उसके वैलेंस यानी वैलेंस जिसे अपन ये उसे इसका हिंदी नाम याद नहीं है। ये जो वैलेंस होता है, यानी कहने का मतलब ये है प्रयास एवं निष्पादन, इनके द्वारा एक्सपेक्टेंसी आती है, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इसके द्वारा इंस्ट्रूमेंटलिटी आती है, और तीसरा है यानी जो रिवॉर्ड्स एंड जो इंडिविजुअल गोल होते हैं उसके द्वारा वैलेंस आता है। यानी वैलेंस एक तरीके का अपन बोलते हैं धैर्य से संबंधित होता है, अपना एक धैर्य। तो यानी कहने का मतलब है, तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है अपनी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये एक दूसरे के गुणा में होती हैं। अगर प्रत्याशा कमज़ोर होगी, यानी प्रत्याशा कमज़ोर होगी, और तो ये मान के चलो तो यहाँ पर इस मोटिवेटर का कोई मतलब नहीं है। जो मोटिवेटर यानी अभिप्रेरक तो ख़त्म, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है तो अभिप्रेरक ख़त्म, वैलेंस नहीं है तो अभिप्रेरक ख़त्म। यानी ये यहाँ पर तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर एक कमज़ोर पड़ता है तो मोटिवेटर भी वीक पड़ जाता है। तो ये अपनी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रत्याशा एवं निष्पादन, और निष्पादन एवं प्रतिफल एवं व्यक्तिगत लक्ष्य। यानी इसमें मोटिवेटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी और इंटू वैलेंस, और इजिकल टू क्या है, मोटिवेटर। आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाता है भाई मोटिवेटर का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अकॉर्डिंग। जो मोटिवेटर का जो फॉर्मूला होता है, मोटिवेटर इजिकल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू वैलेंस। यानी याद रखना कि मोटिवेटर अभिप्रेरक इंटू क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटल एंड वैलेंस। याद रखना कि जो साइकोलॉजी है उसके यदि हिंदी वर्ड कीवर्ड याद करोगे तो हिंदी कीवर्ड के एक शब्द के कई समानार्थी होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक शब्द को कई शब्दों में बदल देता है। आपको अंग्रेजी में याद करना है मोटिवेटर फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वायलेंस। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो ज़रूर आपकी समझ में आया होगा, और हम अगली वीडियो के साथ और अच्छी मेहनत के साथ आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।